करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे थे करंट, और अब देखेंगे करंट इन ए कंडक्टर। तो देखिए, कंडक्टर में हमने देखा था कि कंडक्टर में वेरियस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिनका रैंडमली मोशन होता है, मगर रैंडमली मोशन होने की वजह से क्या है, रैंडमली मोशन होने की वजह से उनका जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज था वो क्या था, जीरो, जिसकी वजह से करंट फ्लो क्या थी, जीरो थी। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे थे थर्मल टेम्परेचर की वजह से, कह सकते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्पीड थी, मगर नेट फ्लो चार्ज का क्या आ रहा था, जीरो, जिससे करंट फ्लो क्या आ रही थी, जीरो, क्योंकि उनका मोशन क्या था, रैंडमली मोशन था। चलिए अब हम बात करते हैं, तो आर्टिकल फर्स्ट में बी पार्ट, बी का सेकंड पार्ट क्या है, ए वोल्टेज इज अप्लाई। अब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर पे एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक बैटरी लगा देते हैं। हमने इस पर क्या कर दिया, इस कंडक्टर के एक बैटरी अप्लाई कर दी, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल्स एक एंड से जोड़ दिया, तो जिस एंड से जोड़ेंगे वो पॉजिटिव प्लेट्स हो जाएगी, और जिससे नेगेटिव टर्मिनल्स जोड़ेंगे बैटरी का वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कहलाएगा हाई पोटेंशियल, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, और ये नेगेटिवली चार्ज होगा वो क्या होगा, लो पोटेंशियल पे। तो अब क्या होगा, जैसे हमने इस पर क्या करा, एक बैटरी अप्लाई कर दी, एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो उससे एक टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल कहलाएगा हाई पोटेंशियल, और ये कहलाएगा नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल। अब क्या डिफरेंट पोटेंशियल दोनों एंड्स पे क्या होगा, डिफरेंट पोटेंशियल, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिससे पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से नेगेटिव चार्ज की तरफ, या कह सकते हैं लो पोटेंशियल की तरफ। तो जैसे कैपेसिटर की दो प्लेटों, पहले प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता था, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इस पोटेंशियल दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, या कह सकते हैं प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, F इजिकल टू क्यू ई, और ई क्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो उसे कह सकते हैं ई ई। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा तो इलेक्ट्रॉनों पे एक एडिशनल, एक एक्सटर्नल फोर्स लगने लगेगा, और वो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स में एक क्या होगा, एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फ्लो करने लगेंगे, कह सकते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भागने लगेंगे, या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मूव। और जब दोनों ऑल इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब नेट चार्ज फ्लो आ जाएगा, और नेट चार्ज फ्लो आ जाएगा तो इसमें क्या होने लगेगी, एक करंट फ्लो करने लगेगी। तो देखिए हमारे पास क्या था, एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी ली हमने, L, इस पे क्या कर दिया, एक V वोल्ट की एक बैटरी अप्लाई कर दी, जिस एंड से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिस एंड से नेगेटिव चार्ज जोड़ेंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये कहलाएगा लो पोटेंशियल, ये कहलाएगा हाई पोटेंशियल। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी E, और वो क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इस पर क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, कितना, F इजिकल टू ई ई, या कह सकते हैं क्यू ई, जहां क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या करने लगेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, ये मूव करने लगेंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, या कह सकते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो देखिए अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, अगर हम बात करें तो E इजिकल टू क्या होता है, E इजिकल टू होता है माइनस डी बी अपॉन डी आर, ठीक है। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या है, डी आर क्या होती है, लेंथ। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो बैटरी का टर्मिनल्स पोटेंशियल है कितना, V, और डिस्टेंस कितनी होगी, L। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, V अपॉन L। क्लियर होगी बात। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, B, और डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है वही क्या कहलाएगी, सेपरेशन D, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के बीच में कितना हो जाएगा, जो बैटरी का पोटेंशियल होगा कितना, V, और इसकी सेपरेशन कितनी है, ये D, सेपरेशन D जो है वो कितनी है, L। तो क्या हो गया, V अपॉन L क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस कंडक्टर के अंदर। चलिए ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करते हैं, क्योंकि करंट तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ से करंट फ्लो करनी शुरू कर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होगा, ये। चलिए
दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, ये कह सकते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वो सब बातें मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट भी कहाँ जाएगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट क्या होगी, इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। तो यहाँ करंट फ्लो क्यों आएगी, क्योंकि नेट चार्ज फ्लो आ जाएगा। और नेट चार्ज फ्लो क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है वो अब रैंडम मोशन नहीं रहेगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, और पर्टिकुलर वो डायरेक्शन भी कौन सी होगी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो देखिए क्या बात रही, अगर हम बात करें तो कह रहा है, देखिए व्हेन ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी then one end of the wire becomes high potential and other becomes low potential, and due to this reason an electric field is produced in wire whose direction is from high potential to low potential। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, V अपॉन एल, जहाँ V क्या है, दो वायर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। तो ये क्या हो गई, ये हो गई किस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई किसकी वजह से, बैटरी की वजह से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन एल। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, एग्जिट होगी किसमें, किसी भी कंडक्टिंग वायर में, ये क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी किस पे, फ्री इलेक्ट्रॉनों पे। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे किधर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे क्या होगा, इस कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, F इजिकल टू होगा Q इंटू E। अगर बात करें फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q कितना होगा, E, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इजिकल टू होगा EE। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो F इजिकल टू होगा EE, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कैसा होगा, माइनस का, माइनस का होगा, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। ये कहें बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इजिकल टू कितना हो गया, EE। तो अगर हम फोर्स देखें तो F इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं M इंटू ए इजिकल टू हो गया E। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सेलरेशन के साथ क्या होने लगेगा, अब एक्सेलरेट होने लगेगा। तो A इजिकल टू कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स पे, E इंटू ई, और अपॉन भी क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एक्सेलरेशन से क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने लगेंगे किधर, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्लियर। देखिए अब एक बात ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन में अब दो मोशन आ गए, इलेक्ट्रॉन में कितने मोशन आ चुके हैं, अब दो मोशन आ चुके हैं। कौन से, एक तो थर्मल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होगा, एक तो थर्मल स्पीड होती है, सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से स्पीड है। एक स्पीड किसकी वजह से आ गई, एक वेलोसिटी किसकी वजह से आ गई, जब हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई तो इसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सेलरेशन लग गया, और वो उसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर हो गई, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो वो क्या करेगा, एक अनदर स्पीड और जनरेट करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स में दो स्पीड हो जाएंगी, एक थर्मल स्पीड और एक क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्पीड आ रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी वो और आ जाएगी। तो देखिए अगर हम बात करें तो जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या था, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ये मूव कर रहा था, जरा समझो बात को, इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कर रहा था थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ गया, यहाँ कोलाइड होकर इधर भाग गया, फिर यहाँ कोलिजन हुआ, फिर इधर भाग गया, फिर ये कोलिजन हुआ, इस टाइप से जिग जैग मोशन हो रहा था। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो ये जो मोशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, अब वो ये हो जाएगा, जो स्पीड है जहाँ पे क्या होगा, एक स्पीड तो इधर थी, तो इस क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली स्पीड है वो इधर लगेगी, तो ये क्या होगा, यहाँ से पहले टकरा के यहाँ रुक जाएगा, यहाँ से पहले यहाँ, और यहाँ से पहले। इसका मतलब क्या है, एक इसमें अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी, जो क्या करेगी, यहाँ की बजाय पार्टिकल को कहाँ लाएगी, यहाँ, जो क्या कर देगी, इसको एक डिस्प्लेसमेंट दिला देगी। मान लो आना चाहिए था किस पे, ए पे, और निकलेगा किस पे, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स बी पे। ये एक स्पीड आ जाएगी, ये जो स्पीड है ये क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड। यह कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्पीड आएगी वो ये कहलाएगी। क्लियर होगी बात।
थर्मल एक्सपेंसिव थर्मल स्पीड तो ये है, थर्मल स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत हाई स्पीड से इसको ले जा रहा है, मगर जो हमने वोल्टेज लगाया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आया, उसकी वजह से एक स्पीड जनरेट होगी इसके, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो पार्टिकल निकलना यहाँ चाहिए था मगर निकल यहाँ रहा है, क्यों आ गया, क्योंकि इस ड्रिफ्ट स्पीड इसको यहाँ से यहाँ खींच लाई। क्लियर हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पीड है, ये क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड। तो देखिए अब क्या होगा, जब पार्टिकल में दो स्पीड आ जाएंगी, एक तो थर्मल स्पीड और एक क्या होगा, थर्मल स्पीड तो रैंडमली होती है, उसकी तो डायरेक्शन क्या होगी, उसकी तो डायरेक्शन रैंडमली होती है, अननोन होती है। मगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो अब कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व हो जाएगा, क्योंकि जब दो डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगी तो पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, कर्व, तो कर्व पाथ हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जैसे ही कंडक्टर को हम क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर पे अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन में दो स्पीड आ जाएंगी, एक तो थर्मल स्पीड और एक ड्रिफ्ट स्पीड, और उसकी वजह से जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कर्व। और जब तक वोल्टेज नहीं लग रहा था, जब तक बैटरी नहीं लग रही थी, तब तक इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था वो कैसा था, जिगजैग मोशन था, मगर स्ट्रेट लाइन मोशन था। स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, यहाँ कोलिजन हुआ, कोलिजन से इधर भाग गया, यहाँ कोलिजन हुआ, इधर भाग गया, मगर मोशन था स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मोशन था, मगर कोलिजन की वजह से क्या हो गया था, जिगजैग मोशन हो गया था। तो जिगजैग था कैसा, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब क्या हो जाएगा, जिगजैग तो होगा मगर कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की जगह कैसा हो जाएगा, कर्व्ड। कर्व्ड क्यों, क्योंकि इसमें अब दो डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगी। क्लियर। चलिए एक और बात ध्यान दीजिए, जब हम कंडक्टर पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे थे तो कोई करंट फ्लो नहीं थी, क्योंकि नेट चार्ज फ्लो क्या था, जीरो। और जैसे हमने कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, कोई भी ईएमएफ उसमें जनरेट कर दिया है, या तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, जिससे क्या आएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ड्रिफ्ट स्पीड आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट चार्ज फ्लो होगा। और नेट चार्ज फ्लो होगा तो उससे करंट फ्लो कर जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि जो करंट फ्लो है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वजह से। ड्रिफ्ट ये वोल्टेज की वजह से कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसकी वजह से आया, वोल्टेज की वजह से, जब बैटरी हमने लगाई है। दूसरा, जो करंट फ्लो आएगी किसी भी कंडक्टर में वो किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये कह सकते हैं अप्लाई वोल्टेज की वजह से। जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में, और उसी की वजह से क्या आ जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करती है, इनकी, क्योंकि जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी वो भी किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जब ड्रिफ्ट स्पीड आएगी तभी नेट चार्ज फ्लो आएगा, और जब नेट चार्ज फ्लो आएगा तभी क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। चलिए, तो मोशन कैसा हो जाएगा, इसका कर्व पाथ हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन से आया, ये न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करा, तो कोलाइड करके फिर दोबारा से एक्सलेट होगा, और फिर इस टाइप से। देखिए थर्मल एक्सपेंशन, जब कोलाइड होगा तो कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मानते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जीरो, मगर फिर दोबारा से क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन भी स्पीड देगा इसको, और साथ में क्या है, कंटिन्यूस बैटरी लग रही है, कंटिन्यूस बैटरी लग रही है, तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेशन लग रहा है तो क्या करेगा, वो इसको फिर एक्सीलरेट कर देगा, फिर दोबारा से स्पीड बढ़ेगी, फिर कोलाइड कर जाएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर कोलाइड कर जाएगा, इस टाइप से ये मूव करता रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड collision electron acquire a constant velocity and this constant velocity is known as drift velocity। पहली बात तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये कह रहा है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोलिजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का और साथ में कोलिजन का क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड क्या कर रही है, इसको इसके एक्स को एक्सेलरेशन दे रही है, तो स्पीड इसकी बढ़ रही है, मगर कोलिजन इसकी स्पीड को क्या कर दे रहा है, कोलाइड करके क्या कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है, फिर दोबारा से एक्सेलरेट होगा, फिर कोलाइड हो जाएगा, फिर जीरो, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर कोलाइड हो जाएगा। तो इसलिए दोनों इफेक्ट को कंबाइन करेंगे। तो कह रहा है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करता है, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही जो वेलोसिटी है क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए
ये दूसरा क्या कह सकते हैं, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगी क्योंकि यहां से यहां तक की वेलोसिटी कुछ और लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलेरेशन है तो लगातार स्पीड बढ़ रही है, फिर एकदम से जीरो हुई, फिर स्पीड बढ़ी, एक्सेलेरेट हुई, फिर जीरो हो गई, फिर एक्सेलेरेट हुई, तो इन सब का क्या निकालेंगे, एवरेज। तो क्या बोल सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और कोलिजन का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है, कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तभी क्या होगा, नेट चार्ज फ्लो होगा, तभी कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। आगे बात समझ में, तो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो किसकी वजह से होगी, नेट चार्ज फ्लो की वजह से। नेट चार्ज फ्लो कब आएगा, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तब आएगी जब उस पर क्या लग जाए, कोई वोल्टेज अप्लाई हो जाए। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे दिखाएंगे, वीडी से। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम इसे करें तो v का देखो यहाँ पे ये साइन क्या बताता है, ये v बताता है फाइनल स्पीड को, ये फाइनल वेलोसिटी को, ये इनिशियल वेलोसिटी को, ये एक्सेलेरेशन को, ये टाइम को। मगर हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके लिए डिफाइन होती है, वो क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। तो इसका मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, एवरेज। ए टी बी ए बी क्या होगा, एवरेज। अब देखिए, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज तो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इसमें फाइनल जो स्पीड है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कैसी होगी, वो एवरेज। ठीक है, तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी कौन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं इनिशियल एवरेज वेलोसिटी देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी वजह से थी, थर्मल स्पीड की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन ये कह सकते हैं, जो सराउंडिंग टेम्परेचर था उसकी वजह से क्या थी, थर्मल स्पीड थी। थर्मल स्पीड का तो रिजल्टेंट वैल्यू निकल कर आती है कितनी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मगर थर्मल वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा जीरो आएगी जब रैंडम मोशन था। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, ये यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो सिर्फ क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी होगी। और फाइनल जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो फाइनल वेलोसिटी कौन होगी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी कौन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी सिर्फ, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी तो क्या रहनी है, जीरो। चलिए, अब ये एक्सेलेरेशन लगाएं, तो अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया होगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलेरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, ई इंटू ई, मतलब क्यू इंटू ई, और क्यू कितना है इलेक्ट्रॉन का, ई। ठीक है, तो ई अपॉन एम, एम क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फोर्स को डिवाइड करते हैं मास से तो क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि एवरेज टाइम, क्योंकि हर कोलिजन, हर दो डिफरेंट सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें कौन सी चीज लेके चलनी, एवरेज, तो एवरेज टाइम कितना होगा, टो। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल कर आ गई। अगर हम बात करें तो वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे आ गई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई कितने, देखिए ये तो पोर्शन तो जीरो हो गया, तो बस सिर्फ ये रह गया कितना, ई टो अपॉन एम इंटू ई। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हो गया रिलैक्सेशन टाइम, और ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टॉ चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसे कांस्टेंट कह सकता हूँ, और ये कांस्टेंट क्या हो गया, तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो इस कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं कितना, म्यू। इसे क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे एक नए नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे, म्यू से। और ये म्यू क्या कहलाता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी है, देखिए इसको तो हमने म्यू कहा है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, ई टो अपॉन एम। ठीक है, तो यहां से दो फॉर्मूले बन गए, वी डी इज इक्वल टू हो गया म्यू ई, और म्यू की वैल्यू होती कितनी है, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, ई टो अपॉन एम। क्लियर होगी बात। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं तो देखिए, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये भी एक वेक्टर, ये वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये भी वेक्टर फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगी, एक्सेलेरेशन के अलोंग होगी, और एक्सेलेरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तो भागेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट।
चलिए अगर हम बात करें यहाँ से तो यूनिट की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है यूनिट बतानी है किसकी, म्यू की, मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट हमें डिफाइन करनी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जी इसके दो फॉर्मूले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू हो गई म्यू इंटू ई, और म्यू को हम क्या कह सकते हैं, म्यू को हम कह सकते हैं कि ई टो अपॉन एम। तो एक तो ये वैल्यू हो गई म्यू की, ठीक है, और एक क्या होगा, एक म्यू इक्वल टू यहां से भी आ जाएगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। तो देखिए एक तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से क्या आएगा जी, अगर मुझे म्यू की यूनिट निकालनी तो इसकी ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चाहे कोई सी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी की तो यूनिट क्या रहेगी, वेलोसिटी की यूनिट रहेगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट तो हो गई मीटर पर सेकंड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन एल, तो ये क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। तो बस अब किसकी यूनिट निकाल लेंगे, म्यू की। देखिए तो क्या होगा, म्यू की निकालनी तो इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा, मीटर का स्क्वायर और V अपॉन में आ जाएगा मीटर का स्क्वायर इंटू वोल्ट पर सेकंड। तो किसकी यूनिट हो गई, म्यू की। तो एक म्यू की एक यूनिट तो क्या होगी, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर सेकंड। या अगर इस फॉर्मूले से देखें, किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, म्यू इक्वल टू क्या था, ई टो अपॉन एम। ई तो क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, और टो क्या है, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, और एम क्या है, मास, और मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, कितना, एक यूनिट यहाँ से आ गई, कूलाम सेकंड पर केजी। तो ये दोनों यूनिट इसकी वैलिड है, ठीक है। तो ध्यान रखना म्यू इक्वल टू क्या हो गया, जो रिलेशन ध्यान रखना आपको कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी इक्वल टू होगी ई टो अपॉन एम इंटू ई, और ये इसे हम क्या बोल देते हैं, म्यू। इस पूरे को क्या बोल देते हैं, म्यू ई। तो एक फॉर्मूला हो गया म्यू इंटू ई। क्लियर होगी बात। चलिए ये कह रहा है व्हेन अप्लाइड वोल्टेज, बड़ा अच्छा पॉइंट है, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज सेम देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर। ये कह रहा है कि अगर अप्लाइड वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर पे जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड करती किस पे, लेंथ ऑफ वायर। तो अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो इंडिपेंडेंट रहती है, मगर उस वायर की लेंथ पे क्या करती है, डिपेंड। और लेंथ पे भी कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मगर ये कंडीशन तभी है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या लेंथ पे डिपेंड जब करेगी जब वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। आगे बात समझ में नहीं, क्यों करेगी, कैसे, तो देखिए जरा इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा ही है। अभी हमने देखा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो कितनी थी, ई टो अपॉन एम इंटू ई था, और ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी भी अगर कंडक्टर के जो कंडक्टिंग वायर है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर कितना है V, और उसकी लेंथ कितनी L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एस्टेब्लिश होगा, V अपॉन L होगा। तो अब देखिए अगर मैं क्या करूं, ये E कांस्टेंट, टो कांस्टेंट, M कांस्टेंट गिवी टेम्परेचर पे, और V को अगर मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। अगर V को कांस्टेंट कर दूं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये V क्या है यहाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लेंथ के। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है करंट ड्यू टू द रोटेटिंग चार्ज। अगर कोई भी चार्ज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जैसे हम किसी एटम की बात करें तो एटम का ये न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन एटम ही ले लें, तो हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से करंट कैसे फ्लो होगी, सुनिए। करंट होती क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। कह सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया किसी भी पॉइंट से। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ये चार्ज गया, अब ये एक कितने बाद घूम के आएगा, फिर ये चार्ज क्या होगा, जब ये पूरा रिवोल्यूशन कर लेगा, ये चार्ज पूरा वन सर्कुलर रिवोल्यूशन कर लेगा, तो उसके बाद ये पार्टिकल फिर यहाँ से पास होगा। तो ये चार्ज क्यू कितने समय बाद में पास होगा इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर लूँ तो ये पूरे रिवोल्यूशन के बाद, और एक रिवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगेगा सर, टाइम पीरियड
ठीक है। तो जो क्या होगा अगर मैं इसमें देखूं कि अगर मान लीजिए क्यू चार्ज क्या कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इससे कितनी करंट फ्लो होगी, तो करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू होगी Q अपॉन T। अब Q कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, Q चार्ज फ्लो कर जाएगा किसमें, वन टाइम पीरियड में, क्योंकि एक रिवोल्यूशन के बाद फ्लो करेगा ये, एक रिवोल्यूशन के बाद वापस ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट को रिपीट करेगा। तो एक रिवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। तो देखिए, तो टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी होगी पूरे एक रिवोल्यूशन की, 2πr यानी कि सर्कम्फेरेंस। तो डिस्टेंस टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी होगी इसका, सर्कम्फेरेंस कितना होगा, 2πr, अगर r क्या है इसकी रेडियस है, और v क्या है, अगर ये चार्ज पार्टिकल q चार्ज पार्टिकल v स्पीड से इस पे मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा इसकी स्पीड। तो इसे कितना टाइम लगेगा एक रिवोल्यूशन लेने में, एक रिवोल्यूशन लेने में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, और वो किससे निकल आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या कह सकते हैं r अपॉन स्पीड, और r कितनी होगी 2πr अपॉन v। तो अब निकालिए, तो करंट किससे आएगी, करंट आएगी चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज कितना फ्लो करेगा, क्यू चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम में, टी टाइम में, तो क्यू अपॉन टी, और टी की जगह हम कितना लिखेंगे 2πr अपॉन बी, और वो बी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो समझ में आ गई बात। अगर हम बात करें तो यहां से जो करंट होगी आई, तो जो करंट होगी आई वो कितनी होगी, आई इज इक्वल टू होगी क्यू अपॉन टी, ठीक है। या इसे हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन टी को क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। या फिर हमने क्या करा, Q अपॉन टी की वैल्यू रख ले कितनी, 2πr अपॉन वी, और ये v ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे चाहेंगे वैसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक प्रॉब्लम समझिए, ये कह रहा है कैलकुलेट, देखिए इसने कहा है कि कैलकुलेट करंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। कैलकुलेट करंट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए करंट किससे निकलेगी, Q अपॉन टी से। अब Q कौन है, चार्ज कौन है, चार्ज तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ही तो रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और पहली सेल में होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो चार्ज की वैल्यू तो कितनी हो गई, E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बात करें टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड किससे आएगा, सर्कम्फेरेंस अपॉन स्पीड। अब सर्कम्फेरेंस क्या होगी, तो पहली सेल की रेडियस पता चलेगी, पहली सेल की रेडियस निकालनी पड़ेगी तभी तो सर्कम्फेरेंस पता चलेगा। सर्कम्फेरेंस कितना होगा 2πr, और r निकालना चाहिए। तो देखिए nth सेल की अगर हम बात करें, nth सेल की एटॉमिक नंबर z के लिए, तो रेडियस कितनी होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है आपको, या मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया है। तो किसी भी सेल की अगर हम बात करें, किसी भी पर्टिकुलर एटम के सेल की रेडियस क्या होती है, अगर हम nth सेल की रेडियस निकालें एटॉमिक नंबर z के लिए, तो कितनी होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, और स्पीड क्या होती है, और किसी भी nth सेल में स्पीड देखें किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो कितनी होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। अब मुझे कैलकुलेशन करना किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो देखिए तो हमें क्या करना है, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड की तो वैल्यू हो गई 1, और हाइड्रोजन एटम की भी कौन सी सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए, फॉर फर्स्ट सेल ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू भी क्या हो गई 1, तो जेड भी 1 हो गया, एन भी 1 हो गया। तो इन दोनों फॉर्मूले में हम क्या कर दीजिए, एन की वैल्यू भी 1 रख दो और जेड की वैल्यू 1 रख दो। तो रेडियस तो कितनी आ जाएगी, हाइड्रोजन की पहली सेल की रेडियस तो आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर -10 मीटर। वेलोसिटी भी आ जाएगी कितनी, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जेड भी 1 और एन भी 1 हो गया हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल के लिए। चलिए तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा Q अपॉन कितना होगा 2πr अपॉन b, और v कहाँ ले गए ऊपर। तो ये तो फॉर्मूला था। अगर हम बात करें अभी देखिए ऊपर ये तो फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ से जो करंट आ जाएगी I इज इक्वल टू हो जाएगी Q अपॉन 2πr, और अपॉन में क्या था v, और v पहुंच गया था ऊपर। तो Q तो क्या है, चार्ज तो कौन है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ही तो रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। स्पीड हमने निकाल ली कितनी 2.18 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड। अपॉन में क्या होगा 2,
इंटू पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 0.529 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में मीटर में लेना पड़ेगा। तो 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ से करंट आएगी और ये आ रही है 1 मिली एम्पियर के आसपास, अप्रोक्सीमेट कितना 1 मिलीमीटर। देखिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये कह रहा है हमारे पास ए रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है आर, हैज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा मतलब पर लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्डा, ठीक। इफ दिस रिंग रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अगर ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करने लगे, रोटेट करने लगे, जब रोटेट करेगी तो इसका मतलब चार्ज मूव करेगा। तो ये कह रहा है इफ दिस रिंग रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या करना कर दिया इसने, रोटेट करना शुरू कर दिया अपनी एक्सिस के अबाउट। फाइंड आउट करंट, तो करंट तो फ्लो करेगी क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो इस पर क्या है चार्ज है, और चार्ज मूव करेगा तो चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब चार्ज कितनी फ्लो करेगी, देखिए करंट होती क्या है, अगर हम बात करें तो करंट I इक्वल टू क्या होगी, करंट होगी Q/T, और T क्या होगा पूरा टाइम। अगर हम बात करें एक टाइम पीरियड, वन रिवोल्यूशन में पूरा रिंग का चार्ज एक, अगर मैं कोई पॉइंट मार्क कर दूं, इस पॉइंट पे यहाँ मार्क कर दूं, तो यहाँ का जो चार्ज है ये पूरा चार्ज, अब ये रिंग पूरा एक रिवोल्यूशन लेने के बाद इस पॉइंट से पास हो गया होगा, तो एक पूरे रिवोल्यूशन में कितना चार्ज पास कर जाएगा इस पॉइंट से, जितना इस रिंग पे चार्ज है, ठीक है। तो क्या हो गया, और वो पूरा एक रिवोल्यूशन लेने में जो टाइम लगेगा वही क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड T। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां से तो Q तो कितना होगा, अगर मैं बात करूं तो Q/T हो गया करंट, Q होगा कितना, अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड क्या होगा 2πr/b। देखिए Q अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूं 2πr/v, या क्या लिख सकते हैं 2π/ω, ठीक है। अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2π/ω, या v की फॉर्म में लिखना चाहते हैं 2πr/v। चलिए v कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 2v/2πr, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब इस q को हम क्या लिख सकते हैं, q क्या है, टोटल चार्ज है इस रिंग पे, तो वो कितना होगा, टोटल लेंथ है पूरी रिंग की जो लेंथ है वो इसका सर्कमफेरेंस ही तो है, वो कितना हो गया 2πr, और एक लेंथ पे चार्ज है कितना लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इनटू साथ में क्या है ये v, और डिवाइडेड बाई कितना है ये 2πr। तो यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल, तो जो चार्ज हो गया, अगर हम बात करें करंट है, देखें तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, करंट का फॉर्मूला आ गया लैम्डा v, या क्या कह सकते हैं लैम्डा, तो लैम्डा है, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू होगा r/ω, लिख सकते हैं कि नहीं। लीनियर वेलोसिटी को अगर एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करें तो क्या होगी r/ω, तो यही क्या कहलाएगी करंट। तो ये तो बात समझ में आई, टोटल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं 2πr इंटू लैम्डा, क्योंकि एक लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो टोटल लेंथ कितनी है इस रिंग की 2πr, जो उसकी सर्कमफेरेंस है। ये यहाँ से देख लो, लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करें, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करें तो वो क्या कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब टोटल चार्ज तो Q है, टोटल लेंथ कितनी है 2πr, तो अगर मैं Q निकालूंगा तो Q देखो क्या हो जाएगा 2πr इंटू लैम्डा, वही मैंने यहाँ रखा है। क्लियर, चलिए थैंक्स। अगर आप चाहते हैं कि 100% आप हर एग्ज़ाम में आप 100% करें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे 8218612398। थैंक्स।